नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। द्वितीय मॉडल पेपर की आंसर की लेकर के, उसका सॉल्यूशन लेकर के। मित्रों, विगत प्रश्न पत्रों की भांति हम आज भी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रारूपानुसार जो प्रश्न पत्र निर्माण होता है उसी पैटर्न पर हम यहां पर आपको तैयारी करवा रहे हैं और उसी प्रकार के प्रश्न पत्र का मैं यहां आपके समक्ष विस्तृत मूल्यांकन लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हमारे सूरतगढ़ और जयपुर दोनों ही केंद्रों पर, उसके साथ साथ बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, जोधपुर, नौहर, सरदार शहर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इन केंद्रों पर भी इन परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है जो मॉडल टेस्ट पेपर से संबंधित ली जाती हैं। तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि आप अपने साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी इस मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज से जोड़ें और औरों को भी लाभान्वित करें। मित्रों, ये हमारे भाटिया आश्रम के महारथी हैं, जिनको हम अर्जुन कहें या भीम कहें, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना किसी अन्य सहायता के अपने दम पर भाटिया आश्रम की टीम की मेहनत के आधार पर ये अब तक हमारे अर्जुन चयनित हुए हैं, जिनकी संख्या अनवरत रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। 2007 में 5, 10 में 6, 16 में 26 और 21 में 34। और जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि तय मान लीजिए हम 2025 की एग्जाम में लिखकर रख लीजिए, हम सैकड़ा को पार करेंगे। यह हमारा विश्वास है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमारे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इसी मंच से आप लोगों का भी तहे दिल से स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, अभिवादन करूं। आप सच्चे अर्थों में हमारे अर्जुन सिद्ध होंगे, यही मेरी अपेक्षा है। प्रथम प्रश्न पत्र का यह पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत संधि विच्छेद है। असंगत का मतलब गलत। विजय प्लस इनी बराबर विजयनी, महिदाकाश महत प्लस आकाश, दुर्लभ दुह प्लस लभ, फणीश्वर फणी प्लस ईश्वर। आप देख रहेंगे यहां पर ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई फणीश्वर। देखो, मैं आपको बता देता हूं, संधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संधि में इन शब्दों का मतलब, ये जो दोनों शब्द हैं ये सार्थक शब्द होते हैं, क्योंकि संधि जो होती है वो सार्थक शब्दों की होती है। ये दोनों सार्थक शब्द हैं और इसका प्लस इसका जो अर्थ बनेगा वो इसका अर्थ होगा, बराबर ये होगा। जैसे आप देखेंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये बात, लेकिन मैं आप पहली बार बता रहा हूं। जैसे फणी, फणी माने फन, फणी माने फन, और ईश्वर माने स्वामी, मालिक। तो फणी का मालिक है, स्वामी है, कौन है वो?
फणीश्वर कौन? सर्प। फन का मालिक कौन है? सर्प। मेरे और आपके तो है नहीं फन, है ना? यहां सर्प हो गया, तो फणी का ईश्वर फणीश्वर। ऐसे ही दुह प्लस लभ, दुह माने जो कठिन है, लभ माने प्राप्त, मतलब जिसको प्राप्त करना कठिन हो वो है दुर्लभ। ऐसे ही महत प्लस आकाश, महत माने विशाल महान, और आकाश विशाल आकाश, तो महदाकाश हो गया। अब आप यहां देखेंगे ये सब सही है, ठीक है, लेकिन क्या यह संधि विच्छेद सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विजय प्लस इनी शब्द तो बन जाएगा विजयिनी, लेकिन इनी का क्या अर्थ है? ये तो प्रत्यय है, और ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो इसका अर्थ तो हो जाएगा विजय वाली, लेकिन ये प्रत्यय की दृष्टि से तो सही है, लेकिन संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका? विजय प्लस इन। क्या होगा? क्योंकि यहां से हमने देखो जे को क्या हो गया? आया, क्योंकि इसमें भी उपसर्ग है और जे धातु है, तो जे को क्या हो जाता है? आया। जे को क्या होता है? आया। तो वी प्लस जय प्लस इनी, और शब्द बन गया संधि विच्छेद करने पर विजयनी। वी ज ये नी, ये तब बनेगा शब्द। ये आप ध्यान रखें इस चीज का। मैं थोड़ा सा मात्राओं का भी ध्यान रखता हूं। ये यहां से यहां तक आएगी और शब्द बन गया विजयनी। तो वी प्लस जय प्लस इनी, और ये हो गया विजयनी। तो इसका संधि विच्छेद होगा विजय प्लस इनी। ये तो प्रत्यय की दृष्टि से तो सही है, विजय प्लस इनी, लेकिन अगर इसका हम उपसर्ग की दृष्टि से संधि विच्छेद करेंगे, देखो ध्यान रखना बेटा, ये प्रत्यय की दृष्टि से सही है, इसमें विजय प्लस इनी प्रत्यय है, ठीक है, और ये संधि की दृष्टि से सही है विजय प्लस इनी। और अगर हम इसको उपसर्ग की दृष्टि से तोड़ेंगे तो ये उपसर्ग की दृष्टि से टूटेगा वी प्लस जय प्लस इनी, क्योंकि इसमें मूल धातु है जे। वी प्लस जय प्लस इनी, तो इसमें वी उपसर्ग है, जय मूल शब्द है, जे धातु है और इनी प्रत्यय है। ये उपसर्ग की दृष्टि से संधि विच्छेद है इसका, मतलब विच्छेद है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत संधि विच्छेद कितने हैं? विधु प्लस उदय बराबर विधुदय, दीर्घ संधि है। विद्युत प्लस ज्योति बराबर विद्युत ज्योति, लेकिन बेटा यहां पर त हलंत नहीं है, इसलिए एक तो यह गलत है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्युत प्लस ज्योति। इसमें हलंत की गलती है, ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आती हैं, कई बार हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो विद्युत प्लस ज्योति, यदि त के परे जय हो तो त के स्थान पर भी जय हो जाएगा और ये विद्युत ज्योति शब्द बन जाएगा। चतुहु प्लस दिक, अब लेकिन यहां पर रे लग गया, इसलिए यहां पर यह गलत है। इसका संधि विच्छेद होगा चतुहु प्लस दिक, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र, और शब्द बन जाएगा चतुर्दिक। सुर प्लस ईश बराबर सुरेश, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक तो ये गलत है और एक ये गलत है, 2 और 3 गलत हैं, तो 2 और 3, तो राइट ऑप्शन
निम्नलिखित में से असंगत संधि विच्छेद कितने हैं? तो कितने हैं? दूसरे और तीसरे, एक तो विद्युत ज्योति और एक चतुर्दिक। अगला देखिए, सन्निवेश शब्द का सही संधि विच्छेद है स प्लस निवेश, सप प्लस निवेश, सम प्लस निवेश, सत प्लस निवेश। अब देखिए आप यहां पर सत प्लस निवेश तय के स्थान पर न तो हो जाएगा, ध्यान रख लेना इस चीज को, क्योंकि त के स्थान पर भी ना होता है, त को भी क्या होता है? ना होता है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था आपको पहले प्रश्न में कि इसका अर्थ बराबर इसका अर्थ, मतलब इसका प्लस इसका अर्थ बराबर ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब सत का मतलब सत्य है, सत्य मीन्स सत्य, सत्य का निवेश, सत्य का संग्रह, निवेश मीन्स संग्रह, सत्य का संग्रह सन्निवेश नहीं होता। इसका क्या होगा? सम प्लस निवेश। सम माने पूर्ण, समान रूप से, पूर्ण रूप से किसी का निवेश करना, अपने आप में संग्रहित करना, स्वयं को अपने आप में समाहित करना, संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण विचारों को, संपूर्ण सिद्धांतों को, तब हम कहेंगे कि यह सन्निवेश है। भाई कि इसमें इस व्यक्ति में इन सिद्धांतों का सन्निवेश है, ना कि सत्य का निवेश। इसलिए यह गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन है सम प्लस निवेश। और इसके लिए संधि में एक नियम है कि यदि पदांत किसी नासिक्य वर्ण के परे कचटत प वर्ग का कोई व्यंजन हो तो पदांत नासिक्य वर्ण के स्थान पर नासिक्य वर्ण के परे आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। जैसे आया हुआ वर्ण कौन सा है? न। अब न किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। तो त वर्ग का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? त थ द ध न। तो म के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? न हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सन्निवेश। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से संधि वर्ण व संधिष्ट पद संबंधी असंगत विकल्प है। संधि वर्ण व संधिष्ट पद, तो ये तो संधि वर्ण हो गए ये तो, और ये संधिष्ट पद हो गए, ये संधिष्ट पद हो गए। पद का मतलब शब्द, संधि से निर्मित शब्द ये हो गए। अब आप देखिए कि यदि विसर्ग के परे आ हो, विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि किसी स्वर के परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे आ हो, मतलब आ के परे विसर्ग हो और विसर्ग के परे आ हो, तो अ प्लस विसर्ग बराबर अह के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मनोभिराम। और ये ऑब्लिक करके आ के स्थान पर अवग्रह अ भी हो जाता है और ये शब्द ऐसे भी बन जाता है मनोभिराम। ठीक है ना। इसके दो रूप हैं, ये एक तो ये रूप है जो लिखा हुआ है और एक रूप ये है, दोनों रूप हैं। तो एक तो ये सही है, त के परे क्षय हो तो त के स्थान, अरे भैया त के परे क्षय होगा तो होगा क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस शिव। तो त के परे क्षय होगा तो त के स्थान पर हो जाता है च और श के स्थान पर हो जाता है छ और शब्द बनता है तत्शिव। तो ये गलत है, असंगति है। त प्लस म, त के परे म आ रहा है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? न। ठीक है ना। तो उन्मुख हो गया, क्योंकि इसमें नियम यह है कि यदि पदांत कचट प में से किसी वर्ण के परे कोई नासिक वर्ण हो तो पदांत कचट प के स्थान पर आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। तो त वर्ग का पंचमाक्षर त थ द ध ना हो जाएगा। अब आकृष प्लस त बिल्कुल सही है, आकृष प्लस त। जैसे युधिष्ठिर, धनुष्टंकार, ये शब्द इससे बने हैं ना, वो सब इससे बन जाएंगे। उससे धनुष्टंकार नहीं, वो उससे क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर, निष्ठुर, दुष्ट, भ्रष्ट, द्रष्ट, पृष्ठ, कुष्ठ, ये सारे के सारे इसी नियम से बनेंगे। तो कौन सा गलत है? सेकंड। तो असंगत विकल्प कौन सा है? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधि पद व संधि भेद वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। अब वही है, मैंने आपको ए बी सी डी अपना वही पुराना फॉर्मूला याद रखो, ये आपको याद ही रखना है। चतुः प्लस षष्ठी, चतुष प्लस षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठी, स के परे श हो, विसर्ग के परे श हो तो श के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? वही श हो जाएगा जो विसर्ग के परे है। तो राइट ऑप्शन ए में 2। परिष्कृत, परिप्लसकृत, वाह, व्यंजन संधि 4। यदि पदांत परिसम में से किसी शब्दांश के परे कृ धातु से बनने वाला कोई शब्द कृत, कृतिकार, करण, कारक, कर्ता आदि हो तो पदांत परिसम के स्थान पर क्रमशः श का आगम हो जाएगा।
तो परि प्लस कृत बराबर परिष्कृत, व्यंजन संधि का नियम नंबर, ये व्यंजन संधि, अब वो नियम नंबर तो छोड़ो आप। स्रव प्लस अक श्रावक, तो कौन सी संधि है? अयादि, पहला। नद्युद्गम, नदी प्लस उद्गम यण संधि है, इसमें यण संधि हो गई, तो इसमें तीसरा हो गया। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से असंगत समास विग्रह है। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा नहीं भैया, प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए दी जाने वाली शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा है, पहले दी जाती थी हाँ गांव में। कर्म से विमुख, बिल्कुल अपादान। कमल के समान नयन है जिसके कर्मधार है। तीन है, तीन कालों का समूह या समाहार, समूह या समाहार एक ही बात है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ये गलत है। प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, ना कि प्रौढ़ों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। निम्नलिखित में से समास भेद व उदाहरण संबंधी असंगत विकल्प है। स्वर्णहार, ओहो, स्वर्ण से निर्मित हार कर्मधार है तो हो ही नहीं सकता, तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष। षडानन बहुब्रीय, राइट। रेलगाड़ी, इसमें अलुप्त तत्पुरुष, इसमें लुप्त पद तत्पुरुष है ना, लुप्त पद तत्पुरुष। तत्पुरुष का ये सहायक भेद है, ये सहायक भेद है तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। इसमें दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ साथ समस्त कारकीय परसर्गों का भी लोप हो जाता है, मतलब कारकीय परसर्गों के साथ साथ समस्त योजक शब्दों का भी लोप हो जाता है। आजीवन अव्ययीभाव समास, तो इसका मतलब है कि इसमें यह गलत है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विग्रह के अनुसार अर्थ वाला असंगत समस्त पद है। समस्त का मतलब सामासिक पद, ये समस्त पद का मतलब होता है सामासिक पद। क्या होता है समस्त पद का मतलब? सामासिक पद, सामासिक पद। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि व्याकरण में पद का मतलब होता है शब्द। कौन सा है? हाथ में करघा, हाथ से चलाया जाने वाला करघा होता है, इसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास है। हाथ में करघा नहीं, हाथ से चलाया जाने वाला करघा। तो तो अर्थ वाला संगत समस्त पद है, तो ये तो है ही नहीं। मन से जन्म लेने वाला नहीं, मन में जन्म लेने वाला। चरम के अनुसार है जो सीमा, चरम पर पहुंची हुई है जो, मतलब चरम स्थिति को पहुंची हुई सीमा, ये भी गलत है। चंद्र के समान वदन, चंद्र वदन, ये राइट है, कर्मधारय समास है। वदन माने मुख। ये दो शब्द हैं, आपने पढ़े होंगे, ये वदन, वदन माने शरीर और वदन माने मुख। निम्न में से बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। पंजाब, सहस्राक्ष, शेषाशयी, शब्दकोश। देखो पंजाब का मतलब एक राज्य, 5 नदियों, 5 हैं नदियां जहां, वह प्रदेश पंजाब। सहस्र हजार हैं आंखें जिसकी, इंद्र। लक्ष्मी जी के लिए भी सहस्राक्ष आता है, देवी, सभी देवियों के लिए भी सहस्राक्ष आता है। शेषशाही, शेषनाग की है सैया जिसकी, मतलब जो शेषनाग की सैया पर शयनित हैं, कौन? भगवान विष्णु। तो शब्द कोश नहीं, ये ठीक है, ये कोश है, ये कोश। सुमेलित कीजिए ए बी सी डी। गृहागत, गृह को आगत, तो कर्म तत्पुरुष हो गया भैया, एक। रेखा से अंकित, कर्ता ने कर्म को करण से, तो 2 हो गया। आनंद के सहित अव्ययीभाव समास, सानंद, उपसर्ग है। अगर उपसर्ग से निर्मित कोई भी शब्द आपको दिखाई दे जाए, आंख बंद करके तय कर लेना, 2200% अव्ययीभाव समास तो है ही है। लिख के रख लो बेटा, किसी भी उपसर्ग से बना हुआ कोई भी शब्द दिखाई दे जाए, अव्ययीभाव समास है प्रथम दृष्टया।
फिर अगर वो अन, ए और ना इन उपसर्गों से निर्मित है तो अव्ययीभाव समास के साथ साथ वो नियत तत्पुरुष समास का भी उदाहरण होगा। और अगर ऐसा कोई उपसर्ग से निर्मित शब्द है जो तीसरे अर्थ को देने वाला है, जैसे अनंग, दुर्योधन, दुशासन, ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं, तो फिर वो बहुब्रीहि में भी चला जाएगा। सानंद में अव्ययीभाव और वीर पुरुष, वीर है पुरुष जो कर्मधार है, 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, राइट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संस्कृत उपसर्ग समूह नहीं है। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अब, आ, उत, दु, उ, अब, ये नहीं है। अब जैसे ये दु है तो दुविधा, तो साध्य, ठीक है। अब जैसे उधर, उधार, उबार, ये। अब ये अब संस्कृत में भी यूज होता है और हिंदी में भी होता है, तो इसलिए ये दोनों जगह पर है। लेकिन ये अब, उ और दु ये हिंदी के उपसर्ग हैं और से सब संस्कृत। चलिए, निम्न में से उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द समूह है। बेघर, हरहाल, खुशबू, सरकार, हमराज, अलबत्ता, तबल, 59, कुमति, दर हकीकत, लावारिस, बदजात। देखो भैया, ये सब के सब फारसी और तुर्की के शब्द हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये हिंदी के हैं, सबल, बल के सहित, 59, एक कम 60, और कुमति, पूरी मति। राइट ऑप्शन 3। निम्न में से उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द है। लाजवाब, हमवतन, नेक नियत, नगण्य, ये सब वही फारसी के हैं। और नगण्य, नगण्य का क्या हो जाएगा? न, न गण प्लस य, ऐसे है ये, तो न उपसर्ग है, इसमें यह प्रत्यय है। निम्नलिखित में से उपसर्ग व अर्थ संबंधी असंगत विकल्प है। अ, अभाव, निषेध, रहित, बिना। भैया देखो, ध्यान रख लेना, ये चारों ही सही है, ठीक है, चारों ही सही है। अनुपसर्ग का अनुपसर्ग इन अर्थों में भी होता है, रहित, बिना, अभाव, निषेध, सब में आता है। अभी और अन भी, बिना रहित, अभाव, निषेध, इन सब में आता है, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। उपसर्ग व उपसर्ग निर्मित शब्द वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। उपसर्ग व उपसर्ग निर्मित शब्द वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। ये लो साहब, ए, बी, सी, डी। बहु, बहुमूल्य, बहुमत और बहुवचन, 2, ये तो सरल है। सम, संगति, संगीत, संवेदना, ये हलंत वाला ध्यान रख लेना। ये हलंत वाला जो मां है ना, ये हलंत वाला ये इनमें बहुत अंतर पड़ता है। इनमें एक तो ये अन और अन, और एक है सम और सम। अब देखो आप इनमें अंतर कैसे करोगे आप? जैसे यहां पर है अनाचार, अनाचार। अब अगर आप इसको करोगे ना, तो ये अन प्लस आचार हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा अनभल, अनभल। ये अन अलग और भल अलग, 2 शब्द हो गए ना। ये हो गए अन और आचार, ये अन और भल। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहां पर संगम, ये अनुस्वार के रूप में है, क्योंकि मां क्या किसका रूप ले लेता है? अनुस्वार का। संगम, समाचार, सन्निधि, संवेदना, संगीत, संगति, संचार। और इसमें मैं समकक्ष,
समकक्ष, सब अलग अलग शब्दों में टूट जाएंगे। समकक्ष, हाँ, तो ये हो गया सम। अब आ जाओ अनिच्छा, अनेक। अब जैसे आप देखेंगे अनिच्छा है, अब ये हलंत वाला देखो, बता रहा हूं ना मैं। अब जैसे शब्द है अनिच्छा, अनिच्छा। अब अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे पूरा तोड़ लिया हमने, ना, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया। अब देखो आप, गड़बड़ हो गई। यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या हो गई, ई, और शब्द क्या बन जाएगा, अनिच्छा। क्या बन जाएगा, अनिच्छा। और हमें क्या चाहिए, अनिच्छा। तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे तो ये गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अनिच्छा कोई शब्द होता ही नहीं है। शब्द क्या होता है, अन प्लस इच्छा बराबर अनिच्छा। ये ऐसे ध्यान रखना आप। तो अनिच्छा, अनेक, अनिष्ट, राइट ऑप्शन डी, 4। ठीक है। अब आ जाइए चिर, चिरकाल, चिरस्थाई, चिरायु, तो डी। तो बी में क्या हो गया, बी में हो गया 3, बी में हो गया 3, सी में हो गया 4, और चिर में हो गया 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, राइट ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से प्रत्यय निर्मित भिन्न शब्द समूह है, रसीला, हठीला, रंगीला, ननिहाल, ससुराल, ददिहाल, खटिया, लुटिया, डिबिया, विशैला, वनेला, शौतेला। अब देखो भैया, ईमानदारी की बात तो यह है कि ये गुणवाचक भी होते हैं, ये गुणवाचक भी हैं, ये, और ये गुणवाचक है, ये संबंधवाचक है, ये संबंधवाचक है, ये ऊनतावाचक है, ये ऊनतावाचक है, और ये, अब देखो जैसे अब ये है, ठीक है ना, ये तो हो गया संबंधवाचक, और ये हो गए गुणवाचक, गुणवाचक। लेकिन भैया अब ये भी कह सकते हैं साहब, ईमानदारी की बात तो ये है कि भाई रस के गुण वाला रसीला, हठ 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 का गुण रखने वाला हठीला, रंग से युक्त या रंग वाला, रंग के गुण वाला रंगीला, ठीक है ना, विष से युक्त विशैला, वन से युक्त बनेला, ये हो गया ना वन के गुण वाला। लेकिन इनका संबंध भी होता है, जैसे रस से संबंध रखने वाला रसीला, हठ से संबंध रखने वाला हठीला, रंग से संबंध रखने वाला रंगीला। वैसे मान सकते हैं, ईमानदारी की बात यह है कि यह गुणवाचक विषय, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर यह ऊनतावाचक वाला सही है ऑप्शन। ये आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा। निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित, ये भैया बनावट है, ये तो गलत हो गया, ये सही है, बनावट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, बनावट, बनावट। अब ये कह रहे हैं कि साहब तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो देखो ये है बनाना प्लस आवट प्रत्यय। बेटा एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, ये मैंने शायद पिछले पेपरों को सॉल्व करवाते समय भी बात बताई है। 98% लोगों को यह पता नहीं है कि धातु में और क्रियापद में क्या अंतर है। सभी शब्द धातु पद नहीं हो सकते। धातु पद वे ही हैं जो संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं, जिनका वर्तमान में भी वही स्वरूप प्रचलन में है जो संस्कृत में था। जैसे उदाहरण के लिए फन,
अब यहां जैसे इसको हम ये कर देते हैं कि बन प्लस आवट, बन प्लस आवट, तो बन कोई धातु नहीं है और बन कोई क्रियापद भी नहीं है, क्योंकि कृत प्रत्यय की परिभाषा यह कहती है कि वे शब्दांश जो किसी धातु के परे प्रयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब जो धातु के परे प्रयुक्त होते हैं, तो क्या बन धातु है? नहीं है। क्यों नहीं है? आप चला के देख लो रूप, बनती बनते बनंती, बनसी बनत है बनत, बनामी बनावे बनावे, चलेंगे कि रूप? नहीं चलेंगे ना। इसका मतलब है इनका धातु रूप नहीं है। ये हिंदी के शब्द हैं। ये क्या हैं? ये हिंदी के शब्द हैं। तो जो धातु रूप संस्कृत से ग्रहण नहीं किए गए हैं, हमने उनको धातु रूप में प्रयुक्त ना करके क्रियापद के रूप में, क्रिया शब्द के रूप में हमने इनको किया है, प्रयोग में लिया है। तो हम उनको क्या बनाते हैं? क्रियापद बनाने के लिए उनके पीछे ना लगा देते हैं, बनाना। बनाना प्लस आवट बराबर बनावट। बनावट उसी को तो कहेंगे हम कि भाई हमने मान लीजिए इस चीज, अब जैसे मान लीजिए ये मेरा चश्मा है, अब इसकी क्या है? ये बनावट है, इसको इस आधार पर बनाया है, तो बनाना से क्या बन गया? बनावट। इस पेन की क्या है कि जब जैसे इसको बनाया है वो बनावट हो गई, इसकी बनावट। तो बनना से मतलब बनाना से बनावट। पत्र प्लस इका बराबर पत्रिका, मधु प्लस अ बराबर माधव माधव, और कुटी प्लस ल बराबर कुटिल। तो ये तो सब तद्धित प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय तो एक यही है, क्योंकि धातु के परे प्रयुक्त इसी का हो रहा है, धातु नहीं है तो क्रियापद है ये, इसलिए बनावट शब्द में तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ये सब आप ध्यान रखें, इनमें देखना पत्र, अब इसमें पत्र प्लस इका, ये पत्र, तो पत्र मूल शब्द है, संज्ञा संज्ञा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय किसके पीछे प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के, तो वो शब्द होते हैं। लेकिन कृत प्रत्यय हमेशा धातु या क्रियापद के प्रयुक्त साथ प्रयुक्त होंगे, और धातु यही हैं जो संस्कृत से ग्रहण किए गए, ये ध्यान रखना। अगर वो संस्कृत से ग्रहण नहीं किए गए हैं और उनका धातु रूप नहीं है, तो फिर हमें उनके किस रूप में प्रयुक्त करना पड़ेगा? क्रियापद के रूप। लिए बेटा ध्यान रख लेना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी। आरपीएससी के पेपर सेटर तक नहीं जानते कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 98% लोग नहीं जानते, आपको आश्चर्य होगा। बहुत बड़ी विडंबना है बेटा, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो पत्र प्लस इका, मधु प्लस अ, ये ठीक है। कुटी प्लस ल, इसमें ल प्रत्यय है, तो कुटी, मधु, पत्र, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, ये है ना। तो ये सब क्या है? सब ये संज्ञा है। निम्न में से करण वाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। अब देखो, जैसे झगड़ा है, बताइए क्या है ये है झगड़ना। झगड़ना प्लस आ बराबर झगड़ा। जमना प्लस आवट, जमावट। कहीं से क्या बन जाएगा? गाय प्लस अक, गायक। और ये शब्द है बुहारना, बुहारना। बुहारना प्लस ई बराबर बुहारी। ठीक है, ये है। अब देखिए, झगड़ना क्या है? झगड़ना कर्म है, मतलब क्रियापद है ये, और उससे बन गया ये झगड़ा। जमावट भाववाचक हो गया, गायक गाने वाला कर्तृवाचक हो गया। अब ये करणवाचक कृत प्रत्यय, कर्ण का मतलब साधन, तो बुहारना, बुहारने का साधन या माध्यम क्या है? बुहारी। बुहारने का साधन या माध्यम क्या है? बुहारी। बुहारी का मतलब झाड़ू। बुहारी किसको कहते हैं? झाड़ू को, झाड़ू को कहते हैं। निम्नलिखित में से
समान प्रत्यय भेद वाले उदाहरण कितने हैं? हत्यारा, पुजारी, तारुण्य, घसेरा। अब देखो, हत्या प्लस आरा बराबर हत्यारा, इसका मतलब क्या हो गया? हत्या करने वाला। ये कौन सा हो गया? कर्तृवाचक, कर्तृ। पूजा करने वाला, ये भी कर्तृ, ये भी क्या हो गया? कर्तृवाचक। घास खोदने वाला, ये भी कर्तृवाचक है, घास खोदने का काम करने वाला कर्तृवाचक, ये भी कर्ता का बोध करा रहा है। तारुण्य, तरुणता से पूर्ण, तारुण्य, ये भाव हो गया, ये भाव है, ये क्या है? भाव है। तो राइट ऑप्शन थर्ड। निम्न में से समान प्रत्यय भेद वाले उदाहरण कितने हैं? तो 1, 2, 4, ये गलत है ना? 1, 2, 1, 2, 4 पहला है, तीसरा नहीं है ना भैया। असंगत विकल्प है बिछोना। मैंने बिछोने को बिछाया, तो बिछोना कर्म हो गया, बिल्कुल सही है। मारनहार, मारने वाला, कर्तृवाचक। पुकार, ओहो, क्रियाबोधक कृत्य, बिल्कुल पुकार। झाड़न, झाड़न का मतलब भी झाड़ू है बेटा, झाड़ने का साधन, तो करण है ये तो झाड़ू है ना? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा भैया? राइट ऑप्शन होगा पुकार। पुकारना प्लस अ बराबर पुकार। ये भैया ये गलत है, ध्यान रखना इसको, ये बिंदी बिंदी नहीं है ना इसको। चलिए, निम्न में से वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का असंगत युग्म है ना? एक वाक्यांश के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का असंगत युग्म नहीं है, असंगत युग्म नहीं है, जो कभी बूढ़ा ना हो। अरे भैया, वो तो अजर होता है। क्या होता है वो? अजर, जर से रहित, बुढ़ापे से रहित, अजर, ठीक है ना? अजर, जो अपनी जगह से न डिगे, अडिग बिल्कुल सही है। जो दोहराया ना गया हो, ओहो, ये होता है अनावर्त, जिसका आवर्तन नहीं किया गया हो, जो बार बार नहीं आया हो, रिपीट नहीं हुआ हो, अनावर्त। जिसका जन्म नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, ये तो अजन्मा होता है, अजन्मा, अजन्मा। इसका मतलब ये तो सब गड़बड़ हो गए भैया। तो एक असंगत युग्म नहीं है तो अडिग है, जो अपनी जगह से न डिगे, अडिग। सुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा काको। ये आप, मैं बताता हूं आपको, ये नाटक है ना, नाटक है, अभिनय है, अभिनय है, संगीत है। इसमें भय और दुख प्रकट करने के लिए ये इस काकू ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वो उसमें वो बजती है, वो उसमें क्या नाम है, पार्श्व में इस तरह से वो जो काकू ध्वनि होती है, आप देखना कभी किसी उसमें, जब वो कोई करुण वर्णन चल रहा होता है तो वो पार्श्व में ध्वनि आती रहती है पीछे से, उस ध्वनि को क्या कहते हैं हम? काकू। ये नाटक, अभिनय और संगीत, इसमें ये इसका ध्वनि का प्रयोग होता है। वैसे दुख और भय के लिए तो ये आह का प्रयोग होता है, ध्वनि आह निकलती है ना? लेकिन यहां काकू है। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और नहीं, कथोपकथन, संवाद, संवाद। इस कथोपकथन को क्या कहते हैं? संवाद भी कहते हैं बेटा। तो ये तो, और तो अभी कथा विचार नहीं। निम्न में से असंगत वाक्यांश के लिए एक शब्द है वर्षा रहित तेज हवा झंझावात, तो बिल्कुल सही बात है। झंझा झकोर गर्जन था, संध्या थी नीरव माला, पाइस शून्य हृदय को आसब ने डेरा डाला। जय शंकर प्रसाद। फलों का गुच्छा, झौर या झौरा, झौरा भी बोलते हैं इसको, झौरा, ब्रजभाषा में झौरा बोलते हैं इसको। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा झमाझम कैसे हो जाएगी महाराज? हाँ, इसको बोलते हैं हम झरी, झरी या झर, कहते हैं ना झर लग गए, झरी लग गई,
अपनी धुन में मस्त रहने वाला झक्की होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाग रोड पे जाते हैं और आपस में मतलब अपने आप से ही बातचीत करते हुए जाते हैं। वो उनको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप से ही बातचीत करते रहते हैं वो। तो ऐसे लोग क्या हैं? हाँ, कहो तो गाना गाते हुए जा रहे हैं, तो झक्की। तो राइट ऑप्शन क्या है? असंगत कौन सा होगा भैया? असंगत होगा झमाझम। थर्ड, वाक्यांश व शब्द संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए, ए बी सी और डी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, लोकोक्ति या जनश्रुति। 4, इसको हम लोकोक्ति भी कहते हैं। जिन विचारों को लिखा गया हो लिपिबद्ध, है क्या? 1। हाँ, जितना किया जा सके, किया जा सके यथासाध्य, मतलब जितना साधा जा सके। 2, लोक में प्रचलित गीत लोकगीत। 4, 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 सेकंड। असंगत मुहावरा युग्म है, अंधेरे में रखना। आहा, असंगत। अक्ल ठिकाने आना, होश में आना, अंगार सिर पर धरना, कठिन कार्य व कठिन दुख सहना, बिल्कुल सही है। उंगली पर नचाना, बस में करना, बिल्कुल ये तो सही है। अंधेरे में रखना, छुपा कर रखना नहीं, विश्वास में रखना। मतलब अंधेरे में रखना, ये मतलब जो मान के चलो आप धोखे में रखना, धोखे में रखना, धोखे में रखना। हाँ, मतलब किसी बात का पता नहीं लगने देना, ठीक है ना? ये संकट काल में सहायता करने वाला अर्थ वाला मुहावरा है, गाढ़े का साथी होना। 2, अनुचित युग्म है, खिचड़ी पकाना, गुजर बसर करना नहीं, खाक छानना, बेकार फिरना, खून का प्यासा, भयंकर दुश्मनी, खबर लेना, सजा देना, सजा देना, सजा। अनुचित युग्म है, खिचड़ी पकाना नहीं, गुजर बसर करना नहीं। खिचड़ी पकाना मतलब हाँ, खुसर फुसर करना। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों को समाज में प्रसिद्धि नहीं मिलती, प्रसिद्धि नहीं मिलती। मुहावरे का अर्थ किस विकल्प में सही है? बहुत जल्दी अपनी बात से बदलना, बहुत जल्दी में कार्य करना, बदल जाना, जल्दबाजी में अपनी बात पूरी नहीं, बहुत जल्दी अपनी बात से बदल जाना। गिरगिट है वो, बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलते, मतलब पल में तोला पल में मासा। विशेषता होना अर्थ वाला मुहावरा है, मतलब विशिष्ट होना, विशेषता मतलब विशिष्ट होना, विशिष्ट होना, सबसे अलग, तो खाब के पर लगना। पढ़ लीजिए भैया, वर्तमान में चल रही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ये हैं, आप लोगों को अवगत करवाएं और हमसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें। धन्यवाद। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। अब बताओ, हंसुए जानते हो? दराती, हासिया। शादी किसकी हो रही है? दराती की, हासिये की, दरात की, काटने वाले की, हंसिया की। और को गीत कौन गा रहा है? खुरपा। अब बताओ, दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। अरे भाई, हासिये की बारात में, हासिये के उसमें ब्याह में हासिये ही तो गीत गाएंगे, खुरपा का क्या काम? क्या है इसका मतलब?
सही मेल ना होना, अनिश्चित स्थिति होना, बेमौके की बात, आधारहीन बात, बेमौके की बात, लेना एक न देना दो। कुछ लोगों की आदत होती है, तू कौन खामो खा। सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। लोकोक्ति का अर्थ है असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है, बिल्कुल नहीं। लटका कर रखने वाले से तुरंत कर देने वाला अच्छा, बिल्कुल सही बात है। धोखा देने वाले से वह व्यक्ति अच्छा जो शत्रुता निभाए, गलत। विश्राम जीवन की अनिवार्यता यह है भैया, लटका के रखने वाले, मीठी गोली देने वाले। कहते हैं ना, विष दे दे लेकिन विश्वास नहीं दे, विष दे दे लेकिन विश्वास नहीं दे। अरे तू बेफिक्र है यार, मेरी गारंटी है, तू बिल्कुल एकदम। आपने सुना होगा एक बार, ये है ना वो एक फिल्म है, मैं नाम तो नहीं जानता, जिसमें कादर खान बाप होता है और अनिल कपूर उसका बेटा होता है। तो अनिल कपूर तीसरी मंजिल पे होता है, तो वो कादर खान कहता है उसे, बेटा कूद। तो वो अनिल कपूर कहता है कि डैड हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं नहीं कूदूंगा। अरे बानकी बेटा, मैं बैठा हूं ना नीचे, आ तू, मैं पकड़ लूंगा तुझे, गोदी में ले लूंगा, कूद तू। बात नहीं कूदूंगा। अरे बेटा तुझे अपने बाप पर विश्वास नहीं है। तो खैर साहब आ गया बेचारा धोखे में, बाप के चक्कर में। अनिल कपूर ने ऊपर से नीचे छलांग लगा दी, कादर खान साइड में हट गया, सारी हड्डियां चकनाचूर, हॉस्पिटल में भर्ती। जब 2 दिन बाद में होश आता है अनिल कपूर को, तो वो कादर खान से कहता है कि डैड आप तो बहुत धोखेबाज हैं, आपने कहा था कि मैं हूं ना, मैं तुझे गोदी में ले लूंगा, और आपने मुझे बचाया भी नहीं। बोल बेटा मैं यही सिखाना चाह रहा था कि यदि जिंदगी में सक्सेस होना है तो अपने बाप का भी विश्वास मत करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपने हाथ जगन्नाथ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम भी नहीं करते और मना भी नहीं करते, आपको लटका के रखेंगे। अरे आप तो परेशान, क्यों परेशान हो रहा है, मैं बैठा हूं ना, मैं कर दूंगा। और जब मौका आएगा तो 1 2 3 ढूंढे से नहीं मिलेंगे। तो लटका कर रखने वाले से तुरंत कर देने वाला व्यक्ति अच्छा है, या मना कर दे वो ज्यादा अच्छा है। विष दे दो, विश्वास मत दो। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, ABCD। ABCD। पराया घर थूकने का भी डर, बिल्कुल सही बात है। दूसरे के घर में संकोच रहता ही है भैया। 2, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के मौज उड़ाना दूसरे के पैसों पे, ठीक है ना, दूसरे के धन पर गुच्छर्रे उड़ाना। 4, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे ही हैं भैया, सांच को आंच नहीं, सच्चे आदमी को खतरा नहीं, पर आजकल तो है भैया। सांप के मुंह में छछूंदर भाई, हाँ, भईगत सांप छछूंदर केरी, ना उगलते बने ना निगलते बने, तो विधा में पड़ना। संकुतिष्ठंत्राले। तीसरा, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट ऑप्शन 2। निम्न में से असंगत लोकोक्ति विकल्प है, मोरी की ईंट चौबारे पर काम में लाना, छोटी चीज को बड़े काम में लाना। मोरी की ईंट चौबारे पर मतलब छोटी चीज को बड़े काम में लाना, बिल्कुल सही है। शौकीन बुढ़िया मखमल का लहंगा, हाँ। अजीब शौक रखना, बिल्कुल। लिखे ईसा पढ़े मूसा, गंदी लिखावट। मांगे हरड़ दे बहेड़ा, हाँ। कही कही खेत की और सुने खलियान की, तो व्यर्थ की वस्तु। असंगत यही है, क्योंकि कुछ का कुछ करना होता है इसका। कहा कुछ जाए और करे कुछ, कुछ का कुछ करना। राजा के घर मोतियों का अकाल होता है क्या? संभव ही नहीं है साहब, राजा के पास मोतियों का क्या अकाल। असमर्थ को, वो समर्थ को अभाव नहीं होता, शोर ज्यादा प्राप्ति बहुत कम। नहीं नहीं साहब, यही है, पहला ही सही। असंगत विलोम युग्म कितने हैं? नहीं, इष्ट का अनिष्ट होता है, इष्ट का अनिष्ट, अनिष्ट अमंगल, उन्नत का अवनत, अवनत, असीम का ससीम, दयालु का निर्दय। तो 1 और 2 में नहीं है भैया, यह है। इनमें से कौन सा विलोमार्थी युग्म गलत है? संपन्न का विपन्न, शिष्ट का अशिष्ट होगा। अशिष्ट, स्वतंत्र का परतंत्र, कीर्ति का अपकीर्ति, तो यही है। तो
असंगत। इनमें से कौन सा विलोमार्थी युग्म सही नहीं है? रुदन का हास्य, लेन का देन, मोक्ष का बंधन, योगी का होगी। यह है भैया, रोगी नहीं होगा। असंगत शब्द युग्म कौन सा है? अगर, आगार, अगर, असंगत। अचल माने पर्वत और अचला माने पृथ्वी। अविराम का मतलब निरंतर, अभिराम का मतलब सुंदर। कुल और कूल बस यही है। अगर का मतलब लेकिन, किंतु। आगार का मतलब घर होता है, अगर मगर करना होता है ना। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है देवता, अजीर्ण, रचना, चतुर। हाँ, आंगन और देवता, अजीर्ण और देवता, यही होगा, रचना और चतुर। चतुर, कुशल, प्रवीण, दक्ष, रचनाकार। चतुर भी होता है, रचनाकार भी होता है। रचनाकार, दक्ष, निपुण, कुशल, ये भी होते हैं। हाँ, सही कर दिया। हाँ, इनमें से असंगत शब्द युग्म कौन सा है? दिन, दीन, क्रम, कर्म, दीप, दीप, आदम और आदिम। दिन असंगत शब्द युग्म कौन सा है? दिन, दिवस, दीन, गरीब, क्रम बिल्कुल, काम, दीप बिल्कुल, ये तो सही, ये है, गलत है। आदम का मतलब होता है भैया मनु। आदम और हवा की कहानी सुनिए कि नहीं सुनिए? अरे बेटा, हमारी सृष्टि के आरंभ में दो हमारे माता पिता थे। कौन कौन? मनु और शत्रुपा। उसी को ईसाई और यहूदी या मुसलमान आदम और हवा के रूप में मानते हैं। तो आदम तो है मनु, और हवा कौन है? हमारी शत्रुपा। और ये आदिम काल से ही है। आदिम काल का मतलब आरंभिक काल। आरंभिक, आरंभिक, आरंभिक मतलब आरंभ। आरंभिक काल या आरंभ, आरंभ, ठीक है। तो ये गलत है। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ गलत है? दूत, द्यूत। दूत का मतलब संदेश वाहक, दूत कीड़ा, ये तो द्यूत कीड़ा है। हाँ, जुए का खेल, सही है। खार और खरा, नहीं नहीं आ रही। मेल, मिलना, और मैल, गंदगी, शोक, खेद, और शौक, रुचि, ये नहीं है। क्योंकि खार का मतलब होता है, खार का मतलब छार, और छार का मतलब राख। खार कहते हैं राख को। और खरा का मतलब शुद्ध, प्योर। खरा का मतलब शुद्ध या विशुद्ध, और भी ज्यादा प्योर, ट्रिपल रिफाइंड, विशुद्ध। झल और झल्ल शब्द युग्म का सही अर्थ है? झल, झल का मतलब आंच, और झल्ल का मतलब सनक। झल आंच को कहते हैं, है ना। और ये झल्ली, झल्ला बनाया ना, झल्ला। निम्न में से अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह। व्यापारी, लौकिक, घुटना, आखिरी बाबू, श्रीमती, कामी, सडरस, बुद्धिमती, प्राणीवरण, सुलूक, ये श्रीमती। क्योंकि श्रीमती कैसे लिखा जाएगा? श्रीमती। श्री और मति। श्री माने लक्ष्मी, मति माने वाली, लक्ष्मी वाली। और श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। बुद्धि मतलब सरस्वती। लक्ष्मी और सरस्वती कभी एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए श्रीमती गलत है। यह श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी वाली, लक्ष्मी से युक्त, ठीक है। और ये होता है कामिनी। कामिनी, इसमें इनी प्रत्यय है, काम प्लस इनी, मतलब काम वासना से युक्त। कामिनी स्त्री। और षड रस, इसमें केवल हलंत का चक्कर है, बस षड रस, षड रस, बस इसमें हलंत की गलती है, ठीक है, ये गलत है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ओहो, ये तो सब गलत है। साहित्यिक, इसमें ये सांसारिक है,
ये व्यंग्योक्ति है, व्यंग्योक्ति, और ये है श्लेष। अनावश्यक स्वर के कारण बना अशुद्ध शब्द कौन सा है? ओहो, ये होगा गत्यवरोध, गत्यवरोध। गत्यवरोध मतलब गति प्लस अवरोध, यण संधि है इसमें, शब्द बन गया गत्यवरोध। ये गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चोर बहुत तेज भागा, बिल्कुल सही है। उसने कहा तुम मूर्ख हो, बिल्कुल। सब लोग अपनी अपनी राय दें, अधिकतर लोगों ने मेरी बात दोहराई है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सब लोग अपनी अपनी राय दें, उसने कहा तुम मूर्ख हो, चोर बहुत तेज भागा, अधिकतर लोगों ने मेरी बात दोहराई है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, उसने कहा मेरी बात दोहराई है, उसने कहा तुम मूर्ख हो। उसने कहा, कौमा लगेगा यहां, तुम मूर्ख हो। राम ने मां से कहा कि वह सोने जा रहा है। वाक्य में अशुद्धि का कारण है अनुचित क्रिया प्रयोग, अनुचित संज्ञा प्रयोग, अनुचित पुरुष प्रयोग और वाक्य, ये अनुचित पुरुष प्रयोग है। राम ने मां से कहा कि वह नहीं, मैं सोने जा रहा, मैं सोने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तेरे को कितनी बार मना किया है? अरे तेरे को नहीं, तुझे। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। एक खाने की थाली लगाओ, एक थाली खाने की लगाओ। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपया करें, नहीं। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, यह है कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, ऐसे हो जाए। ठीक है ना? एक थाली, ठीक है ना, मतलब खाने के लिए एक थाली लगाओ, या थाली खाने, एक थाली खाने के लिए लगाओ। ठीक है ना? और तुझे कितनी बार मना किया है, ऐसे आएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द नहीं है। रूपवान, धार्मिक, रोगी, रोग से रोगी, धर्म से धार्मिक, रूप से रूपवान, जरूर से जरूरी, ये नहीं है। इनमें से किस विकल्प, देखो अब आप वो पूछ रहा है संज्ञा से बना विशेषण शब्द। अब रूप संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है रूप, धर्म भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना? क्योंकि हम धर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। रोग, ठीक है ना, ये भी कर्म है, मतलब संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और रोगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जब इसमें रोग से रोगी बन गया तो रोग से युक्त विशेषण बन गया। तो यह है चौथा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए भाववाचक संज्ञा रूप हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा रूप हैं?
देवत्व, शौर्य और मानवता, यही है, और तो है ही नहीं कोई। तो सब दैनिक, अड़ियल, जंगली, विषैला, दैहिक, नुकीला, मानवीय, बाहरी विशेषण है। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का नहीं है? कर्तृवाच्य का, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, कर्तृवाच्य है। मुझसे ज्यादा रुका नहीं गया, यही है, ये भाववाच्य है। क्योंकि अगर हम इसमें इस मुझसे की जगह पे कुछ भी लगाएंगे तो यहां पर कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मुझसे ज्यादा रुका नहीं गया, मीरा से ज्यादा रुका नहीं गया, मोहन से ज्यादा रुका नहीं गया, ठीक है ना, उससे ज्यादा रुका नहीं गया, कुछ भी लगा के देख लो, कर्ता कर्म, ठीक है ना, कर्ता कर्म कारक कुछ भी लगा लो, मतलब लिंग वचन और कारक किसी का भी प्रयोग कर लो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे से रात भर सोया नहीं गया इसलिए वह चिड़चिड़ा हो गया। बच्चे से रात भर सोया नहीं गया, ये तो भाववाच्य है, इसलिए वह चिड़चिड़ा हो गया, वह चिड़चिड़ा हो गया, ये कर्तृवाच्य है। तो भाव और कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। चौथा है, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? ये मैंने आपको बता दिया है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि कर्तृवाच्य वाक्य वे होते हैं जिनकी क्रिया में कर्ता के वचन, लिंग और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो अगर क्रिया कर्ता के वचन, लिंग और कारक के अनुसार बदल रही है तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा, और अगर क्रिया कर्म के वचन, लिंग और कारक के आधार पर बदल रही है तो वहां पर होगा कर्मवाच्य। और यदि क्रिया कर्ता या कर्म के वचन, लिंग और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं हो और वाक्य अकर्मक हो, यह ध्यान रख लेना, ना तो क्रिया कर्ता के या कर्म के वचन, लिंग, कारक के आधार पर परिवर्तित होगी और ना ही वह वाक्य सकर्मक होगा। ये दो पहचाने हैं भाववाच्य की, आप देख लीजिए। बच्चे से रात भर सोया नहीं गया, यहां वाच्य नहीं है, मतलब कर्म नहीं हो रहा है, कोई भी अकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे, ये हमेशा ध्यान रख लेना आप। और बच्चे से रात भर सोया नहीं गया, अब जैसे आप देखेंगे बच्चे से रात भर सोया नहीं गया, बच्चा का मतलब अब यहां पर लिखा लो बूढ़े से रात भर सोया नहीं गया, मुझसे रात भर सोया नहीं गया, मीरा से रात भर सोया नहीं गया, कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। अब ये देखो, वह चिड़चिड़ा हो गया, अगर यहां लिंग परिवर्तन करेंगे, वह चिड़चिड़ी हो गई, सीता चिड़चिड़ी हो गई, मोहन चिड़चिड़ा हो गया, वे चिड़चिड़े हो गए। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर क्रिया में कर्ता के लिंग, वचन और कारक से, कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है तो कर्तृवाच्य। इसलिए कौन सा है यहां पर? भाववाच्य और कर्तृवाच्य, ये हमेशा ध्यान रखना है। निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कर्ता में कभी डबल तय नहीं आता है ना, ये ध्यान रखना। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, बिल्कुल राइट है। अगर कर्मवाच्य वाक्य है तो कर्म तो होगा ही होगा, सकर्मक हो गए। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म से नहीं होता। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता साहब। कर्मवाच्य वाक्य में भी क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, बिल्कुल नहीं कर्म के अनुसार होते हैं। तो ये सही, ये है। अरे चौथा गलत है, असंगत कथन ही है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह रात तक घर नहीं लौटा, राम तो
घर पर नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, यहां तो सब हैं। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, ये तो कार्य कारण संबंध है। चौथा, छात्र पढ़ रहे हैं, वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? छात्र पढ़ रहे हैं किस पक्ष से संबंधित है? रहा है, रही है, रहे हैं, सातत्य बोधक, निरंतरता का बोध हो रहा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया विशेषण उपवाक्य कार्य कारण संबंध होना चाहिए भैया, ठीक है ना? या फिर काल, स्थान, रीति, ठीक है, परिमाण, इसका बोध होना चाहिए। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं अवश्य चलूंगा। वह धनवान है परंतु दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वास है। तो ये तो सब नहीं साहब, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं अवश्य चलूंगा। तो ये कारण है और ये कार्य है, तो कारण कार्य संबंध दूसरे में है। बच्चा खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है बच्चा। और धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और खाना खाता है ये विधेय है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जहां पहले खेत थे वहां अब शहर बस गए हैं। बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं जा सका, ये तो मिश्रित वाक्य है। मैं अस्वस्थ था इसलिए यह भी मिश्रित वाक्य है। वह धन के अभिमान में अकड़कर चलता है, ये तो साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। तो जहां पहले खेत थे वहां अब शहर बस गए हैं, पहला। दो, किस विकल्प में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान के लिए मां ने बच्चे को बुलाया, मालिक ने नौकर को धन दिया, अपादान, वो संप्रदान। रोहन ने हरि को पीटा, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। किस विकल्प में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान के लिए मालिक ने बच्चे को, मतलब मां ने बच्चे को बुलाया, मालिक ने नौकर के लिए धन दिया। एक तो ये सही है। अच्छा भैया एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, इसमें तो, इनमें तो कर्म है, ये तो कर्म है, ठीक है ना? इसमें कर्म कारक है और इसमें संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक, और इसमें भी कर्म कारक है, ठीक है ना? अब बात यहां आ रही है कि न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। अब यहां न्यायालय करता है, आप समझना इस चीज को, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। ये मृच्छकटिकम में मिलता है कि यदि किसी गुरुजन के द्वारा दंडित या प्रताड़ित किया जाए, या किसी ताकतवर के द्वारा प्रताड़ित किया जाए जिसका हम प्रतिशोध न कर सकें, प्रतिरोध न कर सकें, वहां पर भी संप्रदान का प्रयोग होता है। जहां बदले में कुछ न लेने की भावना होती है। जैसे पिता ने पुत्र को थप्पड़ मारा। अब आप देखिए, रोहन ने हरि को पीटा। अब ध्यान रहे आप, रोहन ने हरि को पीटा तो हरि रोहन को भी पीट सकता है, लेकिन पिता ने पुत्र को थप्पड़ मारा, बदले में कुछ लेने की अब वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुत्र पिता को पीट दे। पिता ने पुत्र को थप्पड़ मारा, यहां पर संप्रदान कारक है, क्योंकि यहां बदले की भावना नहीं है, बदले में कुछ लेने की भावना नहीं है। तो ये मृच्छकटिकम में मिलता है, ये ध्यान रख लेना। न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, इसका मतलब है कि अपराधी न्यायालय को दंडित नहीं कर सकता। न्यायालय को यह पावर है कि वो दंडित कर सकता है। तो न्यायालय ने अधिकारी, मतलब न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, इसमें भी संप्रदान कारक है, इसमें भी संप्रदान कारक है। ये ध्यान रखें। पीटीआई की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ रही है,
तैयारी चल रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलेगी हमारे सभी सेंटर्स पर, इंतजार करें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे अवगत करवाएं। धन्यवाद। निम्न वाक्य में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? नदियां पहाड़ों से निकलती अलग होने के अर्थ में से हो गया, गत्यार्थक क्रिया है। आकाश से पानी बरसा, गत्यार्थक क्रिया है। वह विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है। लड़के ने उंगली से इशारा किया। ये तो करण हो गया, उंगली इशारा करने का वो हो गया साधन, उंगली। निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? प्रेम, दर्शन। मैंने भगवान के दर्शन किए, तो ये प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और प्रेम है, घी है, पानी है, जितनी भी धातु हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, ये सब के सब एक वचन में रहते हैं हमेशा। वर्षा है, प्रेम है, घी है, तेल है, गैस है, सब। निम्नलिखित में से परसर्ग रहित रहने पर कौन सा शब्द एक वचन व बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? भैया, डॉक्टर घर जा रहे हैं, डॉक्टर घर जा रहा है, तो एक भी जा रहा है और बहुत से भी जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक वचन और बहुवचन दोनों में समान है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, घोड़ा चल रहा है और घोड़े चल रहे हैं, रूप परिवर्तन हो रहा है। बच्चा रो रहा है और बच्चे रो रहे हैं। लोग हंस रहे हैं, मतलब लोगों की आदत खराब है और लोग हंस रहे हैं, तो यहां बहुवचन भी यूज होता है, लेकिन यहां पर डॉक्टर यही रहेगा। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? लचक, धड़कन, बात, खेत, चाल चलन, मिठास, भूख, नाच। मुझे भूख लग रही है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? मुझे भूख लग रही है, वह नाच रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। उसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसकी मिठास ठीक है। लचक और धड़कन, यही उसकी लचक बरकरार है ना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोटी, टोपी, मोती, नदी। मोती पुल्लिंग है हमेशा। निम्नलिखित में से अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है? अपूर्ण वर्तमान काल, रहा है, रही है, रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यही है। वह इस समय सो रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? सशर्त भूतकाल। सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं घटते, यही है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतरी, लघुत्व, विश्वस्त, विगत। भीतरी है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? लघुत्व। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली पंक्ति में बैठा है, बिल्कुल। तुम वह पुस्तक ले जाओ। हमें स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, हमें स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। स्वार्थी। निम्नलिखित में से, देखो अब आप देखेंगे यहां पर, यह बालक पहली पंक्ति में बैठा है, यहां पर क्रिया विशेषण है, पहली, दूसरी, चौथी, है ना। वो क्रिया विशेषण नहीं, ये क्या नाम है, ये संख्यावाचक विशेषण। तुम, यह पुस्तक सार्वनाम विशेषण है। समारोह में अनेक, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और स्वार्थी यहां पर गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। आपको मतलब तुमको, आप भी कुछ कह दीजिए, मतलब तुम भी कुछ कह दीजिए।
हमें अपनी चिंता भी करनी है। हमें अपनी चिंता भी करनी है। इस विषय में आपकी क्या राय, मतलब तुम्हारी क्या राय है? इसमें तो सब में तो मध्यम पुरुष है, इसमें नहीं है। हमें अपनी चिंता भी करनी चाहिए, इसमें उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष के साथ साथ निजवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग। निम्नलिखित में से इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह काम आपसे नहीं होगा, तुम खुद पर विश्वास करो, यह काम आपसे नहीं होगा, मतलब तुमसे नहीं होगा, इसमें है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़का गाना गा रहा है, वह गाने को गा रहा है, सकर्मक है। वह कहानी को पढ़ रहा है, सकर्मक है। लोग गंगा में नहा रहे हैं, बच्चे केले को खा रहे हैं, तो लोग गंगा में नहा रहे हैं, इसमें अकर्मक क्रिया है। बच्चे केले को खा रहे हैं, मतलब केलों को खा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पत्रकार ने समाचार लिखा, पत्रकार ने समाचार को लिखा। अध्यापक ने बच्चों को सवाल को समझाया। वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, वह दूसरी बार भोजन को कर रहा है। वह अंग्रेजी फिल्म को देख रहा है। अध्यापक ने बच्चों को सवाल को समझाए, मतलब बच्चों को, है ना, सवाल समझाए, सवालों को समझाया। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है, वह बहुत चालाक निकला। वह बहुत चालाक निकला, सकर्मक क्रिया, असंगत विकल्प है। वह बहुत चालाक निकला, सकर्मक क्रिया। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया है। इसमें वह बहुत चालाक निकला, ये तो भैया नाम धातु क्रिया है। निम्नलिखित नहीं, नाम धातु भी है और ये अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द समूह है? पोथी, भोजन, धीरज, मुख्य प्रधान बाहु, मनुष्य प्रस्तर पर्यंक, बानर पीठक, पतन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द समूह है? पोथी, भोजन, धीरज, मुख्य प्रधान बाहु, मनुष्य प्रस्तर पर्यंक, बानर पीठक, पतन। पोथी, भोजन, धीरज। पोथी का मतलब ग्रंथ होता है, ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? उर्दू। आलू, प्याला, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली है। उर्दू शब्द जो है वो ये तुर्की का है भैया, ध्यान रख लेना। हाँ, कहां गया? ये तुर्की का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, टर्किश भाषा का शब्द है, ना। मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखेंगे, तुर्की भाषा। और ये सब पुर्तगाली के, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह देशज भाषा का है? नुक्कड़, सेंध, सूत, वकील, सिग्नल, किस्मत, चिमटा, लोटा, पगड़ी, हंसी, हीरा, सहेली। चिमटा, लोटा, पगड़ी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण की अवस्था का प्रयोग नहीं हुआ है? वह घर बहुत पुराना है, हमारा घर यहां से बहुत दूर है, आप सबसे समझदार हैं। इसमें तो है तुम्हारी पुस्तक मेरी पुस्तक से नई है, मेरी पुस्तक से नई है। यह घर बहुत पुराना है, हमारा घर यहां से बहुत दूर है, आप सबसे समझदार हैं, तुम्हारी पुस्तक मेरी पुस्तक से नई है। विशेषण अवस्था का प्रयोग, यह घर बहुत पुराना है, हमारा घर यहां से बहुत दूर है, दूसरा है। ठीक है। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? आप साथ रहना ताकि बच्चे डरे नहीं, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। आप साथ रहना ताकि बच्चे डरे नहीं, नहीं, उसे मेरे साथ भेज देना।
उसे मेरे साथ भेज देना। मैं रास्ता भटक गया हूं, नहीं, तीनों वाक्य नहीं। संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, उसे मेरे साथ भेज देना। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण, अब देखो आप इसमें अगर उसे मेरे साथ भेज देना, संग साथ सहचरवाचक है ना, सहचरवाचक, सहचरवाचक, संबंधबोधक अव्यय। साथ, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण रहित वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण रहित वाक्य नहीं है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य नहीं है। इसका मतलब क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। वह शाम को चला गया, आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, मालिक नौकर को डांट रहा था, वह जनवरी में गांव आया था, आप मेरी बात ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, वह मेरे घर के पीछे रहता है, हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, आपका घर सूना सूना लगता है, मैं आपके बाद खाना खाऊंगा। आपका घर सूना सूना लगता है इसमें नहीं है, बकाया आपके बाद, आसपास और पीछे, ये सब संबंध बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल। ये मनोभावों को सूचित करते हैं, बिल्कुल। ये वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो सकते हैं, नहीं, ये गलत है। सही, ये सब तथ्य सही नहीं है, ये शुरू में ही लगते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण संबंधी सुमेलित विकल्प सुमेलित कीजिए। ए, बी, सी, डी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, स्थानवाचक, भीतर मत छुपना, बाहर भीतर, 2। कालवाचक, आजकल, परसों, तरसों, नरसों, 3। रीतिवाचक, रीतिवाचक, कड़वा, खट्टा, मीठा, वाह, रीति है, स्टाइल, 1। परिमाणवाचक, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा, 4। क्या हो गया साहब? 2 3 1 4, 2 3 1 4। नेक्स्ट, वह शांत बैठा था, वाक्य में क्रिया विशेषण भेद है। वह शांत बैठा था, शांत बैठा था, रीति मतलब चुपचाप बैठा था, शांत का मतलब चुपचाप, 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 तो ये स्टाइल हो गई उसकी। शांत का मतलब चुपचाप। भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन चालू हो रही है। पहला बड़ा पेपर मार्च 8 को होगा, इसलिए आप बच्चों को इस सूचना से अवगत करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र, उदधि, समुद्र के पर्यायवाची। चपला, बिजली, ये विद्युत के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा, शशांक, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इतिहास और धृष्टता, ये अलग अलग है। निम्नलिखित में से ये है ना, ये इतिहास का मतलब एंडिंग और ये धृष्टता का मतलब उद्दंडता, तो ये अलग अलग है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? धरती, अवनी, ऋक्ष, धरती, अवनी, ऋक्ष। तभी किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? मही, विश्वम्भरा, धरणी, अचला, धरा, यज्ञसेनी, याज्ञसेनी, क्षिति, वसुधा, मौली, यही है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची यज्ञसेनी का, यज्ञ से उत्पन्न होने वाली।
सुमेलित कीजिए। ए बी सी डी। दंग, स्तब्ध, हैरान, चकित। मैं दंग रह गया, स्तब्ध रह गया, चकित रह गया। 3। दुख, वेदना, यातना, क्लेश। पहला। द्वेष, विरोध, शत्रुता, वैर, मतलब वैर। 2। धुंध, निहार, कोहरा और हिमकण। 4। 3 1 4 2। वो 3 1 2 4। 3 1 2 4। पहला। निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चाप, कमानी, सरायुध, गात, विग्रह, वदन, सायक, नागबेल, पिकानंद, दधिसार, लौनी, नवनीत। देखो, चाप, कमानी, सरायुध, ये तो धनुष हो गए। गात, विग्रह और बदन, ये शरीर हो गया। दधिसार, लौनी और नवनीत, ये हो गए मक्खन। देखो, ये तो हो गया धनुष, ठीक है ना? ये तो हो गया धनुष, ये हो गया शरीर, और ये हो गया मक्खन। मक्खन। अब ये क्या है? तो देखो, सायक का मतलब तो होता है बाण। सायक मीन्स बाण। और नागबेल, नागबेल कहते हैं साहब, ये होती है ना पान की बेल। पान की बेल, पान की बेल, ठीक है। और पिकानंद कहते हैं बसंत को, जैसे मतलब कोयल को जिसमें आनंद आता हो वो पिकानंद। पिकानंद, पिकानंद, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। तो इसमें ही नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, वह घर आया या नहीं, राम राम उसने यह क्या कर दिया। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह, ये तो सही है। वह घर आया या नहीं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। हे प्रभु, ये भी सही है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, तो यहां एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं आरंभ होंगी। गुरुवार पे कॉमा आना चाहिए था, यहां कॉमा नहीं है। वह यहां क्यों आया है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, ये नहीं आएगा, ये चिन्ह नहीं आएगा, कॉमा ही आएगा, ठीक है। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे, वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे, ये सही है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे और क्या चाहते हो। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, गलत। रोको, मत जाने दो, यह भी गलत है। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए, यह भी गलत है। तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे और क्या चाहते हो, यही राइट है। निम्न में से किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? गार्जियन, गार्जियन का मतलब अभिभावक, बिल्कुल सही है। इंडेक्स, सूचकांक। देखो, मैंने इनके, आप कहो तो इनके मैं मीनिंग लिख दे, वो उच्चारण लिख देता हूं, लेकिन ये सरल है इसलिए मैंने नहीं लिखे, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि सबसे अनपढ़ कम पढ़ा लिखा मैं ही हूं। अगर मैं उच्चारण कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो।
तो गार्जियन अभिभावक बिल्कुल सही है, इंडेक्स सूचकांक सही है, जुडिशियल न्यायिक सही है, इम्पोस्ट ये कुर्की नहीं होता, चुंगी या कर होता है, चुंगी या कर टैक्स, ठीक है ना। तो ये सही रूप ये नहीं है, और सब सही है। सेल डीड का सही पारिभाषिक शब्द है विक्रय विलेख। सेल डीड होती है ना, सेल डीड करते हैं वो, विक्रय पत्र। निम्नलिखित में से परिसंवाद का पारिभाषिक शब्द है। अब देखो ये इन शब्दों में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ये सब लिख दिए हैं आपको। ये है सब्सिडाइट्स। सब्सिडाइट्स, सब्सिडाइट्स का मतलब होता है घूस देना, ठीक है ना। ऐसे ही है सस्पेंड निलंबित, सस्टेनेबल टिकाऊ, सस्टेनेबल टिकाऊ मतलब स्टेबिलिटी जिसमें हो। सिंपोजियम संगोष्ठी या परिसंवाद, तो निम्नलिखित में से परिसंवाद का पारिभाषिक शब्द है सिंपोजियम, यही है। निम्न में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रॉम्प्ट, मतलब प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब तत्पर, शीघ्र, तेज, जबकि इसका अर्थ दे रखा है शपथ पूर्वक, तो यह गलत है। दूसरा है वेज। वेज का मतलब वेतन, जर्नल का मतलब आंचलिक, ईयरली का मतलब वार्षिक, तो इसका मतलब यही गलत है, असंगत यही है पहला। जैनथ का सही हिंदी पारिभाषिक अर्थ है जैनथ पराकाष्ठा, चरम उत्कर्ष मतलब। मोहन में बचत करने की आदत बचपन से ही रही है, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, जातिवाचक संज्ञा का। भाववाचक भी है, व्यक्तिवाचक तो है, ये मोहन व्यक्तिवाचक है, बचत है, आदत है, बचपन है, ये सब भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक का नहीं हुआ। किस विकल्प में विस्मय बोधक शब्द असंगत है? हर्ष, वाह, शोक, हाय, तिरस्कार, ओहो, आश्चर्य। क्या? तो ये तिरस्कार में ये नहीं है, तिरस्कार में होता है थू, छी, धिक, चल हट, ये होता है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, भूख, झूठ। झूठ ब्राह्मण आशीर्वाद है, तो भूख नहीं होता, भूख होता है, भूख। भरतपुर में बोलते हैं, हम पहले ऐसे ही बोलते थे भैया, हाँ भूख लग रही है, जगह काय को झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ नहीं, झूठ, यही अशुद्ध है ना। तो राइट ऑप्शन थर्ड। तो मित्रों, मैंने अपने स्तर पर जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मैंने इस पेपर को जितना मेरे से बेहतर हो सका सॉल्व किया है। मैं चाहता हूं कि आपको निश्चित रूपेण अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। फिर भी यदि कहीं आपको लगता है तो आप हमें बिना किसी हिचक के सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय होंगे, क्योंकि कोई माने या ना माने, मैं आज भी शिक्षक के बजाय विद्यार्थी की भूमिका में रहना ज्यादा पसंद करता हूं और रहता भी हूं, क्योंकि जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं उनसे हमेशा अपने विषय के बारे में तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ये भूख रहती है कि मैं उनसे नई से नई जानकारी लूं, क्योंकि जानकारी लेना बुरी बात नहीं है। तो मैंने प्रयास किया है कि मैं
आपकी समस्याओं का समाधान करने पर खरा उतरा हूंगा। लेकिन बस एक बार फिर वही कह रहा हूं, मुझे अपने बहुमूल्य सजेशंस जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।